शालू, शालू, आज भगवान ने बहुत बड़े दोष से हमें बचा लिया। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो? सारा कसूर मेरा ही है। मुझे आरती को पिकनिक पर नहीं भेजना चाहिए था। नहीं शालू, सब होनी का खेल है। तुम कैसे ना भेजती उसे? होनी को कोई नहीं टाल सकता। शालू, शालू, कल से एक बात मेरे दिल में रह रहकर उठ रही है। कौन सी बात? एक्सीडेंट के वक्त आरती के सभी दोस्तों ने शराब पी हुई थी। हमारी आरती भी नशे में थी? पता नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि बच्चों के मामले में अब हमें ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी बच्ची सही सलामत घर आ जाए। आज तक किसी आदमी ने हमारे खानदान में शराब को छुआ तक नहीं, और लड़कियां तो बहुत दूर की बात। और ये सब तुम्हें करना पड़ेगा शालू, तुम कर सकती हो बस। ब्रह्म, इन बच्चों को हम अपने पास रखकर कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? कैसे? नहीं, अगर कुछ अच्छा हुआ तो कोई हमें शाबाशी नहीं देगा। अगर थोड़ा भी कुछ गलत हुआ तो सारा दोष हमारा ही माना जाएगा, नहीं? शालू, तुम मेरे मन की बात इतनी आसानी से कैसे समझ लेती हो? मैं भी तो कल से इसी चिंता में था। अब देखो, जितना हम अपना भरम सच मानने में लगे हुए हैं, उतना ही हालात हमारा भरम तोड़ने में लगे हैं। और कई बार तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही इसे तोड़ डालूं, खुद ही जाऊं बच्चों को लेकर हवेली छोड़ा। क्या करें? शालू, आंसू बहाने से क्या होगा शालू? दुख कम तो नहीं होगा ना? दुख तो है ही। अगर ये बच्चे हमें छोड़कर चले गए ब्रह्म, तो हम लोग कितने अकेले हो जाएंगे। अरे पगली, यहां सभी अकेले हैं। अब देखो, जिनके बच्चे हैं वो भी, और जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी। इंदर, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे बुला लिया होता। घर में अकेला था, सोचा तुम्हारी तरफ चलूं। क्यों? अंजलि कहाँ है? अंजू और कितने दिन मेरे साथ रहेगी? और फिर अकेलेपन का एहसास दिल में घिरने लगा है। फिर तुम्हारा ख्याल आया, तुम भी तो अकेली हो गई हो। खैर, शेखर की कोई खबर आई? नहीं, उसकी कोई खबर नहीं। तुम्हें याद है वंदना, जब शेखर और सूरज छोटे छोटे थे, हमारे ड्राइंग रूम में गोरैया के एक जोड़े ने घोंसला बनाया था। हर बार वो अंडे देती, फिर बच्चे होते, बच्चों को उड़ना सिखाती, और उड़ना सीखने के बाद बच्चे जाने कहां उड़ जाते हैं, और गोरैया का जोड़ा अकेला रह जाता। हाँ, याद है। यही हाल हमारा भी है। बच्चे उड़ के न जाने कहां चले गए। मुझे मालूम नहीं, लोग औलाद पाने के लिए मन्नत क्यों मांगते हैं। उम्र ढलते ढलते तो इंसान तना हो ही जाता है। इंदर, उनकी अपनी जिंदगी होती है, सारी उम्र तो कोई माँ बाप से बंधा नहीं रहता। यही सोचकर मैं आज तुम्हारी तरफ आया, अपने सारे गुरूर पीछे कहीं दफन कर आया हूं। उम्र के इस मकाम पर एहसास जागा है कि शादी बड़े लंबे अरसे का सौदा है।
हम सफर की जरूरत सफर के आखिरी दौर में पड़ती है, जब राहें वीरान हो जाती है, वक्त काटने को दौड़ता है। मालूम नहीं वंदना, मुझे ये हक है या नहीं कि मैं तुम्हें फिर से मेरे साथ चलने के लिए कहूं। हमारे बीच तो कभी हकों की दीवार उठी ही नहीं। तुमने कहा मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मैंने तुम्हारा कहा माना। तुमने कहा मैं तलाक दे दूं, मैंने तलाक दे दिया। इंद्र, तुमसे दूर रहकर भी हमेशा मैंने तुम्हारी मर्जी निभाई है। ये तुम्हारा कर्म था जो तुमने हमारे बच्चे मुझे दे दिए और ये जिंदगी उन्हीं के सहारे कट गई। शायद आज तुम ठीक मौके पर आए हो। अब मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। वंदना, अब हम ही एक दूसरे के लिए। हाँ इंद्र, अब तो अकेली जान के लिए खाना पकाना भी अच्छा नहीं लगता। तभी तो इतनी कमजोर हो गई हो। चलो मैं तुम्हारे साथ रसोई में आता हूं। तुम हैदराबाद की उन्हीं रातों की तरह आलू के पराठे बनाओ और मैं तुम्हें वो पहली नज्म सुनाता हूं जो मैंने तुम्हारे ऊपर लिखी थी। आज मैं फिर 16 साल की हो गई और मैं 22 साल का। क्या पूछूं मैं लोगों से कि रश्मि घर छोड़कर कहीं चली गई है, कहीं किसी ने उसे देखा तो नहीं? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। राज, इस बात को दूसरी तरह सोचो। आज नहीं तो कल लोगों को पता चल ही जाएगा कि रश्मि अब तुम्हारे साथ नहीं रहती। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि इससे पहले कि ये बात फैले तुम रश्मि को ढूंढ कर घर वापस ले आओ? इसीलिए तो मामा उसे इंडिया भेज देना चाहती थी। अरे मैं मामा की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। रश्मि से शादी तुमने की है, मां ने नहीं। शादी का फैसला डैडी का था, मैंने माना। अब उनके ना रहने पे मामा का फैसला ना मानकर मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। उनका है ही कौन मेरे सिवाय? इसका मतलब यह है कि तुम रश्मि को एक्सेप्ट करना चाहते हो लेकिन मां नहीं मानती। देखो दीपक, जब मामा ने मुझे रश्मि के अफेयर के बारे में बताया तो मैं गुस्से से बेकाबू हो उठा और फिर एक के बाद एक बात बिगड़ती चली गई और सब ताश के महल की तरह ढह गया। ऐसे में मैं मम्मा की बात ना मानता तो क्या करता? अच्छा, अगर मैं मां को समझा लो तो तुम्हें कोई एतराज नहीं? चुप क्यों हो राज? मुझे तुम्हारा एश्योरेंस चाहिए। देखो दीपक, मैं मामा के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तुमने कभी मां को समझाने की कोशिश की? माँ इस बारे में कभी बात नहीं करती। हॉस्पिटल के आने के बाद वो अपने कमरे में ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। ठीक है, मैं मां को समझाऊंगा, मैं उसे मनाऊंगा। ओके। दीपक, तुम्हें रश्मि का कुछ पता चला? कभी कभी रेडियो सुन लिया करो, उसमें गुमशुदा लोगों के मैसेजेस होते हैं। हो सकता है कोई मैसेज तुम्हारे लिए भी। अब बताइए। अरे हमने तो शगुन दे दिया था, उन्होंने तो एक तरीके से हमने बिटिया का शगुन वापस कर दिया है। क्या समझते हैं वो लोग अपने आप को? अगर रईस होंगे तो अपने घर के होंगे। अगर हमारी इज्जत से खेलेंगे ना तो मैं पुलिस वाला हूं, उनकी इज्जत टांग दूंगा उतार के वर्दी की तरह। बाबूजी, मैं ना अब कानपुर नहीं जाऊंगी। वहां ना मेरी सहेलियां मुझे ताना मार मार कर जीने नहीं देंगी। जीजा, जवाब है इसका आपके पास? अरे आपने तो हमें चुल्लू भर पानी में डूबने लायक भी नहीं छोड़ा है। मगर एक बात सुन लीजिए, अगर वो लड़का हमरे काम नहीं आया ना तो फिर वो किसी काम लायक नहीं रह जाएगा। तिवारी बाबू, आशा की अभी एक किरण है। अरे तो फिर जल्दी बताइए ना। वहां बैंड बाजा बजने वाला है और आप अभी भी जनवासी चाल चल रहे हैं। अब
क्या लेने आए हैं आप? देवयानी जी, हमें 2 मिनट दे दीजिए, हम बड़ी आफत में हैं। फिर आप कहेंगी तो हम सारी उम्र आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। देवयानी जी, अब हमारे सामने आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं है। हम जितनी भी भलाई करने जाते हैं उतना ही अपयश हमें मिलता है। गजेंद्र की चाकरी हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपनी बहन की खातिर। आपसे अच्छा भाई बहन का रिश्ता कौन समझेगा? अच्छा, लेकिन अजय को जेल भेजने की तो आपने पूरी तैयारी की थी। जैसे ही गजेंद्र को पता चला कि अजय दिल्ली जा रहा है, उसने अपना जाल बिछा दिया। हमें तो बाद में पता चला। क्या मुंह लेकर आपके सामने आते? ईश्वर गवाह है, आखिर में सत्य की विजय हुई ना। अजय को कोई हाथ भी नहीं लगा पाया। अच्छा, ये हमारे साले हैं विनोद जी, कानपुर में एसपी हैं, और ये है उनकी बिटिया गौरी। नमस्ते। बहन जी ने गजेंद्र का रिश्ता इनसे तय किया था। 20 लाख रुपए भी तय हुए, 6 लाख रुपए भी दे दिए। गजेंद्र के लिए 20 लाख? अरे उसकी औकात तो 20 रुपए की नहीं है। आपकी बात 100% सही है, मगर बहन जी ने अभी अभी हमको हमारा शगुन वापस कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपके चेयरमैन व्यास जी अपनी बेटी का ब्याह गजेंद्र से करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, चारू की शादी गजेंद्र के साथ? देवयानी जी, अब आप ही हमको बचा सकती हैं। हम पूरे कानपुर शहर में शोर मचा के आए हैं कि हम अपनी गौरी बिटिया की शादी इतने बड़े घर में करने जा रहे हैं। अब आप ही बताइए, अगर ये शादी नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। फिर इस बिन बाप की बेटी का क्या होगा? तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप ये शादी रुकवा सकते हैं। कैसे? आप अपनी और गजेंद्र की दुश्मनी का राज बता दीजिए। देखिए, मेरे पापा मिस्टर व्यास के अच्छे दोस्त थे। आप सिर्फ मिस्टर व्यास को एक चिट्ठी में ये लिखकर भेज दीजिए कि देवयानी के पापा की मौत जिस आदमी की वजह से हुई उसका नाम गजेंद्र है। बहुत बहुत धन्यवाद देवयानी जी। अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे गौरी बिटिया, अपनी बड़ी बहन को प्रणाम करा। दीदी, हम आपका एहसान ना कभी नहीं भूलेंगे। गौरी, तुम नहीं जानती कि गजेंद्र कितना बुरा आदमी है। कोई बात नहीं, मैं ना उन्हें लड्डू पेड़ा खिला के अच्छा आदमी बना लूंगी, है ना फूफा जी, बाबू जी? चलो, अच्छा, आप बहुत अच्छी हैं। ललन जी, अब आप इस घर में कभी नहीं आएंगे। सर, ये नई सीडीज हैं, आप इन्हें चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू। संजय स्पीकिंग। कैन आई स्पीक टू रश्मि प्लीज? यस, 1 सेकंड, आप प्लीज। हेलो। हेलो रश्मि। दीपक भैया, कहाँ पर हैं आप? इतने दिन से फोन ही नहीं किया आपने। आई वॉज आउट ऑफ न्यूयॉर्क, कल ही लौटा हूँ। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? टाइम स्क्वायर से। आप वहीं रुकिए, मैं अभी आपसे आके मिलती हूँ। ओके, बाय। समय चलो। Okay, Rashmi, you should really go for marketing now. You know, you get 25% commission. It will help you economically. I'll do that, sir. Okay. All right. Good night. Bye. Bye. हाय, कैसे हो भैया? कैसी हो तुम? ठीक हूँ। और रेडियो स्टेशन का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। देखो रश्मि,
मैं कुछ दिन पहले राज से मिला था। मुझे लगता है वो रिग्रेट कर रहा है। कहने लगा उस समय वो गुस्से में था, इसलिए ठीक से समझ नहीं पाया। माँ का भी दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें इंडिया जाने के लिए कहा। मुझे कहने लगा कि अगर मैं माँ को समझाऊं तो वो तुम्हें वापस ले जाएगा। भैया मेरी 6:10 की ट्रेन है, मिस हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, ये मेरा कार्ड रख लीजिए और कभी घर पर आकर मुझसे मिल लीजिए। लगता है तुम राज के बारे में बात नहीं करना चाहती। अच्छा भैया, आप मुझे कुछ एड्स दिलाइए ना रेडियो के लिए, मुझे 25% मिलेगा। श्योर श्योर, मेरे जितने रेफरेंसेस हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। घर भी आऊंगा कभी। अच्छा भैया, बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ओके ओके भैया, टेक केयर, बाय बाय। हेलो हेलो, हाँ पूजा बेटे। चाचू, आरती कैसी है? ईश्वर हमारे साथ है बेटे, वह बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर बड़ा हेल्पफुल है। उसने एक्सपर्ट को दिखाकर एक्सरे दिखाए और एक्सपर्ट ने कहा कि हम उसे घर ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसे 1 महीने का आराम चाहिए बस। चाचू, मैं आऊँ वहाँ पर? नहीं, तुम क्या करोगी? मैं आ रहा हूँ ना उसे लेकर। ड्राइवर भी तो नहीं है और आप तो रात भर जगे हैं ना, आप कैसे ड्राइव करेंगे? बेटे, माँ बाप की नींद तो बच्चों की चिंता में ही जल जाती है। हाँ, शालू से बोल दे और कह दे महेंद्र से भी कि हमारी आरती घर आ रही है, फिर से सबको हंसाएगी। ठीक है चाचू, आप बहुत अच्छे हैं। समय अच्छा है बस। वो कहते हैं ना कि भागमानी के माल पर और अभागी की जान पर कभी तो बुरा समय आता ही है। बस हम बड़े भाग्यशाली हैं बेटे, आरती अपंग नहीं हुई। हाँ हाँ पूजा, मैं आता हूं। बाय। ओके। आ गया बेटा, चलो। कौन है आप? क्या काम है? चिट्ठी है, ओ, यहाँ साइन कर लीजिए। चंपा। थैंक यू। क्या है? दीदी, लगता है कोई लव लेटर है। अच्छा ठीक है। हाँ दीदी, चाय लाऊं? हाँ चेयरमैन साहब, अब भी समय है, ये शादी रोक दीजिए। ये गजेंद्र वही आदमी है जिसकी वजह से देवयानी के पिता की जान गई थी। देवयानी से गजेंद्र के अब भी गुप्त संबंध हैं। आपका हितैषी ललन प्रसाद अग्निहोत्री।